दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है धातु अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसा कि जानते हैं कि एनसीईआरटी क्लास 10 अध्याय 3 का ये चैप्टर है और दोस्तों इस चैप्टर को मैंने इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने इससे पीछे 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, दोनों चैप्टर का एक एक वीडियो मैंने बनाया, यानी सबका सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर उन चैप्टर को अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम पंकज यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी सेंटर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो प्रिय छात्रों, जैसा कि जानते हैं कि आपकी एनसीईआरटी के बुक में सबसे पहले धातु के भौतिक गुणधर्म दिए हुए हैं, तो हम सबसे पहले भौतिक गुणधर्म जानेंगे। सवाल यह उठता है कि भौतिक गुणधर्म का मतलब क्या होता है। हम जैसे कि मैं इंसान हूं, अब कोई पूछे कि मेरे अंदर क्वालिटी क्या है, मेरा गुण क्या है, तो आप क्या बताओगे। जैसे कि मेरे पढ़ाने की क्वालिटी क्या है ना। मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके जो अगर कोई पूछे कि मेरा गुणधर्म क्या है तो क्या बताओगे। जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, है ना, मैं ज़्यादातर बदमाशी करता हूँ या वो करता हूँ, मतलब ऐसा वैसा जो हमारी एक्टिविटी है वो बताओगे गुणधर्म में, है ना। तो कुछ ऐसे ही धातु जो होते हैं, तो उन धातु के जो गुणधर्म एक्टिविटी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए धातु के भौतिक गुणधर्म में सबसे पहले आता है हमारे पास चमक, यानी उसके अंदर जो क्वालिटी है वो चमक का भी क्वालिटी है। चमक मतलब क्या हुआ कि धातु में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, यानी जितने भी धातु होते हैं उनमें क्या होती है, चमक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद है सेकंड हमारे पास आघातवर्धिता। आघातवर्धिता का मतलब क्या हुआ कि किसी चीज को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा किया जा सके। तो जैसा कि लिखा गया कि धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा कर सकते हैं। ठीक है। तो आघातवर्धिता का मतलब क्या हुआ कि धातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा हम कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड में हमारे पास आता है रूप, यानी अवस्था। वो किस फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है या ठोस के फॉर्म में है या गैस के फॉर्म में, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो रूप यानी अवस्था। तो अवस्था में आप क्या देखोगे, तो यहां देखिए कि धातु कमरे के ताप पर ठोस होता है। अब कमरे के ताप पर ठोस का मतलब क्या हुआ कि जो लैब होता है, ठीक है, या यूं कहे जो आप अभी जहां वीडियो आप देख रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं कमरा में देखते होंगे, यानी कोई रूम में देख रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर है कितना होगा, अभी मुश्किल से 28 होगा, 30 होगा, ऐसे ही ना होगा, या 22 भी होगा। ठंड के मौसम में देख रहे हैं तो उस तापमान पर क्या होता है, सभी धातु क्या होते हैं, ठोस होते हैं। लेकिन धातु में कुछ ऐसे धातु हैं जो अपवाद आता है, जो कमरे के ताप पे ठोस नहीं होता है। देखिए यहाँ पे लेकिन मरकरी यानी पारा, ये क्या है, ये तो है हमारे पास धातु, लेकिन ये क्या होता है, द्रव अवस्था में रहता है, यानी लिक्विड फॉर्म में होता है। और पारा किस में पाया जाता है, वो थर्मामीटर में होता है। ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए, तो ये आप हो गया। ठीक है दोस्तों। और 4 नंबर में आप देख सकते हैं कठोरता। कठोरता मतलब जटिल। ठीक है। तो कठोरता में क्या है कि सभी धातु कठोर होते हैं, जितने भी धातु है प्रकृति में वो सब क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। अपवाद क्या है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये मुलायम होता है, ये कठोर नहीं होता है, जबकि ये धातु है, इसको चाकू से ना आसानी से आप काट सकते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सोडियम, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को क्या चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास है। आइए दोस्तों इसमें कुछ और बचे हुए उसको भी हम लिख लेते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों। अब आइए दोस्तों हम 5वें नंबर में लेते हैं। प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं धातु के भौतिक गुणधर्म में 5वां नंबर में। 5वां नंबर में मैंने लिया तन्यता। अब ये तन्यता का मतलब क्या हुआ, तन्यता का मतलब हुआ कि धातु को पीट पाट कर क्या कर सकते हैं, उसको लंबी पतली पतली तार के रूप में हम उसे खींच सकते हैं। जैसे कि धातु को पिघला करके क्या कर सकते हैं कि लंबा लंबा तार आप खींच सकते हैं। वही मैंने लिखा कि धातु को पतली से पतली तार के रूप में लंबा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उससे हम जैसे तार देखे हैं ना, जैसे तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, उसको खींच करके क्या कर सकते हैं, इसको लंबा कर सकते हैं। ओके दोस्तों। उसके बाद आता है 6ठे नंबर में विद्युत व उष्मा के चालक, यानी जो भी धातु होते हैं, सभी जितने भी धातु होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि चालक किसे कहते हैं। चालक वह कहलाता है जिसमें बिजली बह सके, उसके अंदर बिजली फॉलो कर सके। जैसे एल्यूमिनियम का तार हो गया, उसमें क्या होता है, बिजली बहता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। ठीक है दोस्तों। तो विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, चालक, यानी जितने भी धातु होते हैं वो विद्युत व उष्मा के चालक होते हैं। लेकिन इसमें एक अपवाद आता है।
अपवाद क्या हुआ कि सीसा और पारा ये कुचालक होते हैं, यानी ये धातु होते हुए भी सीसा और पारा क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, अगर आपसे ऐसे पूछा जाए कि ऐसे धातु का नाम बताएं जो विद्युत के कुचालक होते हैं या उष्मा के कुचालक होते हैं, तो आप बोलोगे सीसा और पारा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट है 7वें नंबर में, आप देख सकते हैं घनत्व। सभी धातु के घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं, यानी जितने भी धातु होते हैं उसका घनत्व और गलनांक अधिक होते हैं, यानी गलने की जो क्षमता, जैसे गर्म करके गलाते हैं तो वो सब अधिक होता है सभी धातु के। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, ये सब बहुत कम घनत्व वाला, ये तुरंत गल जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास है। तो आप समझ गए होंगे कि धातु के भौतिक गुणधर्म। ठीक है दोस्तों, आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, 1-2 घंटे की वीडियो बनती है, तो आप भाई लोग सपोर्ट करते रहना, दोस्तों को भी शेयर करना। जितना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे उतना ही हमको भी अच्छा लगेगा पढ़ाने में और मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अगला लेते हैं। प्रिय छात्रों, अब हमारे पास है 8वें नंबर में, यानी धातुओं के भौतिक गुणधर्म में 8वें नंबर में लिया मैंने ध्वनिक। कहने का मतलब यह हुआ कि धातु जो भी होते हैं वो आवाज़ कर, ध्वनिक का मतलब आवाज़ करना, यानी बहुत सारे धातु हो गए तो आपस में क्या होंगे, टकराएंगे ना, तो वो आवाज़ उत्पन्न करेंगे, ध्वनिक उत्पन्न करेंगे। वही मैंने लिखा, ध्वनिक का मतलब क्या कि धातु आपस में टकराने पर क्या करते हैं, आवाज़ उत्पन्न करते हैं। इसी तरह हमारे पास है ऑक्साइड। ऑक्साइड में क्या है कि धात्विक ऑक्साइड क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं, यानी जितने भी धातु होते हैं उन धातु के ऑक्साइड होते हैं क्षारक प्रवृत्ति। समझिए, इसमें कोई भी धातु हो, धात्विक ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि किसी धातु में ऑक्सीजन का जुड़ा होना चाहिए। जैसे कि सोडियम मैंने लिया, ठीक है, और इसमें O हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड। और ये जो होंगे किस प्रवृत्ति के होंगे, तो क्षारक प्रवृत्ति के होंगे। किस प्रवृत्ति के, तो क्षारक प्रवृत्ति में के। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि धातुओं के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो भाई क्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो प्रिय छात्रों, अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म के बारे में। जैसा कि मैंने देखा कि धातुओं के भौतिक गुणधर्म उसके जस्ट ये अपोजिट होता है अधातुओं के भौतिक गुणधर्म। अगर आप धातुओं के भौतिक गुणधर्म और अधातुओं के भौतिक गुणधर्म दोनों समझ जाएंगे तो धातु और अधातु में अंतर भी आप लिख देंगे। एक साइड जो अधातु के भौतिक गुणधर्म है वो लिख दीजिएगा, एक साइड धातु के भौतिक गुणधर्म लिख दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं अधातुओं के भौतिक गुणधर्म में आता है पहला हमारे पास चमक। यानी अधातु जो होते हैं ना उसमें विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। मैंने लिखा कि अधातु में विशेष प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन हीरा एक ऐसा अधातु होता है जिसमें काफी ज्यादा चमक पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, सेकंड हमारे पास है ये आघातवर्धिता। आघातवर्धिता का मतलब समझिए कि अधातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी आघातवर्धिता का मतलब कि लंबा चौड़ा करना। लेकिन अधातु में क्या होता है, अधातु में क्या होता है, ये इसे अधातु को पीट पाट कर लंबा तथा चौड़ा नहीं किया जा सकता है, आघातवर्धिता में ये आएगा। ठीक है दोस्तों, थर्ड में हमारे पास है कि रूप या अवस्था। तो रूप अवस्था में देखिए धातु अधातु के क्या होता है कि यह जो होता है ना कमरे के ताप पर, यानी हमारे जो रूम का टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर पर ठोस या गैसीय अवस्था में होता है। ठोस में जैसे कि मान लेते हैं आयरन, अब ये आयरन क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। उसके बाद ले लेते हैं गैसीय। गैसीय अवस्था में कौन होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस के रूप में होता है। तो हमारा जो अधातु होता है या तो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, उसी तरह हम बात करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे अधातु का नाम बताए जो कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो आप बोलोगे भाई ब्रोमीन जो होता है ना द्रव अवस्था में होता है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह अब हम बात करते हैं चौथे नंबर में कठोरता। अब ये जो अधातु में कठोरता होता है या नहीं होता वो हम समझेंगे। तो अधातु कठोर नहीं होते हैं। जब कठोर नहीं होते इसका मतलब भंगुर होते हैं, जैसे कि कोयला हो गया तो वो क्या होता है, भंगुर होता है। ठीक है दोस्तों, उसी और यहाँ पे लेकिन में, लेकिन यहाँ क्या हुआ, अपवाद में आ गया। हीरा अपवाद में आता है, ये काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, यानी अधातु होते हुए भी ये बहुत ज़्यादा कठोर
होता है, इसे ये पता चलता है। तो आई होप कि यह समझ में आ रही होगी दोस्तों आपको, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए दोस्तों इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं 5वें नंबर में, आप देख सकते हैं तन्यता के बारे में। यानी अधातु को पतली तार के रूप में नहीं खींच सकते। तन्यता का मतलब कि लमरना, ठीक है दोस्तों, कि अधातु को पतली तार के रूप में हम नहीं खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसी तरह 6ठे नंबर में आप देख सकते हैं कि लिखा गया है कि विद्युत व उष्मा के चालक। कहने का मतलब कि अधातु जो होते हैं ना, वो विद्युत व उष्मा के चालक नहीं होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट सुचालक होते हैं, यानी उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं। कौन? तो ग्रेफाइट, क्योंकि सुचालक का मतलब क्या हुआ कि जिसमें बिजली बह सके। तो भाई ग्रेफाइट जो होता है ना, वो पेंसिल जो होता है, बच्चे लोग लिखते हैं अपना पेंसिल से, ठीक है। तो पेंसिल में जो काला कलर का भाग होता है ना, वो ग्रेफाइट होता है। कभी उससे आप क्या कीजिए, कहीं आप डाल करके देखिए किसी प्लग में 5 इंच सॉकेट में, और पीछे दोनों तरफ छिल करके देखिएगा तो वो करंट लग जाएगा। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, नहीं तो भुगतोगे आप, ठीक है, झटका लगेगा। तो 7वें नंबर में आप देख सकते हैं घनत्व। तो अधातु के घनत्व और गलनांक कम होते हैं। यानी अधातु जो होते हैं ना, गलनांक इसका जो कम होता है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि ये कम टेम्परेचर पे ही गलने लगता है, ठीक है दोस्तों। उसी तरह से हम बात करते हैं 8वें नंबर में ध्वनिक। ध्वनिक का मतलब कि आवाज़। तो अधातु जो होते हैं ना, यहाँ पे लिखा कि यह ध्वनिक नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अधातु आवाज़ नहीं करते हैं एक दूसरे से टकराने पर, ठीक है दोस्तों। अब 9वां नंबर में आप देख सकते हैं कि ऑक्साइड। ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि ऑक्साइड, अगर आपसे पूछे कि अधातु के ऑक्साइड किस प्रवृत्ति की होती है, तो आप कहोगे अम्लीय प्रवृत्ति की, क्योंकि यहाँ मैंने लिखा कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति की होती है। जैसे, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स, अब आपके बुक में जो दिया हुआ है वो है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, इसका मतलब समझिए, यानी कोई धातु है और वो ऑक्सीजन यानी किसी के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। यानी कोई धातु है, वो धातु के साथ कोई अभिक्रिया करता है, तो भाई उसमें क्या हमें मिलता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि लिखा कि धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, अगर ये वायु के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है। तो ज़्यादातर वायु में आप जानते हैं कि जैसे कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादातर क्या लेते हैं, इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है दोस्तों। वायु के स्थान पे हम नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन अभिक्रिया नहीं करता है, ये रिएक्शन नहीं करता है, तो इसीलिए मैं क्या लूँगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ वायु की जगह पे मैंने लिया क्या, ऑक्सीजन। तो धातु जो क्या है, ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया करती है यानी रिएक्शन करती है, तो हमारे पास आता है धात्विक ऑक्साइड, यानी धातु ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। याद रखना, यदि आपसे कोई पूछे कि धातु अगर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हमें क्या प्राप्त आएगा, तो हमें प्राप्त होगा धात्विक ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। इसी तरह उदाहरण के लिए मैंने लिखा कॉपर। अब ये जो कॉपर है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया तो हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, और ये संतुलित नहीं है। संतुलित करने के लिए आप देख सकते हैं, यहाँ कॉपर 1 है, यहाँ भी कॉपर 1 है, ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ऑक्सीजन भी 2, यहाँ कॉपर हो गया कितना, 2, तो यहाँ भी 2 रख दीजिए, ये हो गया संतुलित, ठीक है दोस्तों। अगर आपको संतुलित नहीं करने आता है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ आपको मतलब क्या कहते हैं, डिटेल से समझाया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड, हमारे पास उदाहरण के एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया किया है, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड हमें प्राप्त हो गया है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप उदाहरण ले सकते हैं। आई होप कि आप धातुओं के साथ रासायनिक गुणधर्म समझ रहे हैं। आइए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। तो प्रिय छात्रों, अब मैं आपको बताऊंगा कि धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया कैसे करते हैं। जैसा कि जानते हैं कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं है, कुछ धातु तेजी से अभिक्रिया करते हैं और कुछ धातु स्लो से अभिक्रिया करते हैं, यानी धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बारीकी से समझाता हूं कि कौन सी धातु तेजी से अभिक्रिया करेगा, कौन सा धातु अभिक्रिया करेगा ही नहीं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा कि धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग अभिक्रिया करती है, ठीक है। तो उसमें आता है सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम। तो सोडियम पोटेशियम भाई वायु में जो है ना अलग
आग पकड़ लेती है, यानी जो सोडियम है ये क्या है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आने से यानी ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या कर लेता है, इसमें आग पकड़ लेती है, जिसे रोकने के लिए हम केरोसिन के तेल डुबोकर, मतलब केरोसिन के तेल में डुबा करके रखते हैं हम किसको, तो सोडियम और पोटेशियम को, ठीक है। क्योंकि सोडियम पोटेशियम ऐसा ये है कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने से यानी वायु के संपर्क में आते ही बस ये क्या करता है, ये तेजी से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने लगती है और वो जलने लगता है। तो इसको जलने से मतलब बचाने के लिए, जो ताकि ये जले ना सोडियम और पोटेशियम, इसीलिए इसको क्या करते हैं कि केरोसिन के तेल में डुबो करके रखते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखना। इसी तरह हमारे मैग्नीशियम आप देख सकते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी यानी लेड यानी सीसा, ठीक है, ये सभी वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, यानी स्लो मोशन में अभिक्रिया करता है, ठीक है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ऑक्साइड की परत समझ लीजिए, जैसे कि ये धातु है मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो उस पर ऑक्साइड की परत यानी Mg, पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाएगी। मैग्नीशियम पे चढ़ेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत, इस तरह से चढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब बात करते हैं कि थर्ड नंबर में लोहा वायु में गर्म करने पर कोई अभिक्रिया नहीं करती, यानी लोहा जो होता है वायु में गर्म अगर करोगे तो उसमें कोई अभिक्रिया नहीं करती है। लेकिन लौह चूर्ण यानी लोहे का पाउडर को अगर वायु में गर्म करोगे ना भैया तो उसमें क्या होगा, फटाक से आग पकड़ लेगा, देखो तेजी से जलने लगता है वो, ठीक है। लौह चूर्ण यानी लोहे का पाउडर अगर गर्म करोगे ऑक्सीजन के संपर्क में तो वो काफ़ी तेजी से जलने लगता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह 4 नंबर में आप देख सकते हैं लिखा गया है कि कॉपर पर वायु की उपस्थिति में काले रंग की हो जाती है, यानी कॉपर जो होता है ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा वायु के संपर्क में तो किस रंग का हो जाएगा, काले रंग की हो जाएगी। अगर आपसे पूछे कि कॉपर वायु की उपस्थिति में किस रंग का हो जाता है तो आप कहोगे काले रंग का हो जाता है, ठीक है। इसी तरह 5वें नंबर में आप देख सकते हैं एजी यानी चांदी। तो चांदी जो है ना भैया, चांदी और सोना, एजी चांदी और एयू सोना, एजी ओजी, ठीक है। तो चांदी और सोना वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ऐसे अगर आपसे पूछा जाए ऐसे धातु या ऐसे एलिमेंट्स के नाम बताएं जो मतलब वायु के साथ अभिक्रिया ही नहीं करती, जी हाँ, तो आप कहोगे चांदी और सोना। कैसे, जैसे कि चांदी और सोना, मान लेते कि सोने का आभूषण, जैसे मैं ये सोने का आभूषण पहना हुआ है, ठीक है, तो ये तो हमेशा क्या होता है वायु के संपर्क में रहता है ना। अगर इसमें अगर अभिक्रिया ये करता तो इसमें कोई ना कोई परत चढ़ जाती है, जो पहले से चमकदार दिख रहा है वो ऐसा नहीं दिखता ये, ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं ना इस बात को। तो आशा करता हूँ ये आप समझ गए हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब सबसे पहले इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी दोस्तों। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना। और दोस्तों अगर आप हमारे पुराने छात्र हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहेंगे ताकि वो भी जुड़े और अच्छे से नॉलेज ले सके, ताकि हमें भी थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है दोस्तों। आइए अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगा उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है, यानी उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण सहित हम इसको बारीकी से समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा गया है कि वे धातु ऑक्साइड कहिए या फिर धात्विक ऑक्साइड कहिए, दोनों एक ही बात है। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या फिर क्षारक दोनों से अभिक्रिया करते हैं और उत्पाद में जल तथा लवण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। जैसा कि जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन या रासायनिक समीकरण होता है तो इस साइड क्या होता है हमारे पास, अभिकारक, और इस साइड क्या होता है, उत्पाद, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल या क्षारक दोनों के साथ अभिक्रिया करके क्या करता है, उत्पाद में जल और लवण देता है। याद रखना, जल और लवण देता है, ये कंडीशन है। तो आप देख सकते हो धात्विक ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड यहाँ पे हमारे पास है Al2O3, ये संतुलित है, ठीक है दोस्तों। ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो अम्ल के साथ ये धातु अभिक्रिया किया है तो हमारे पास ये जो आया AlCl3 जो हमारे पास है ये लवण है, ठीक है, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड ये हमारे पास क्या है, तो लवण है, और साथ में हमारे पास जल निकला, ये उदाहरण है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लगा है, 6 लगा है 2, ये क्या है, वैलेंस किया गया है इसको, यानी संतुलित किया गया है, ठीक है दोस्तों।
इसी तरह हमारे पास दूसरा उदाहरण है एल्यूमिनियम ऑक्साइड को क्षारक के साथ अभिक्रिया किया है। देखिए क्षारक, ये हमारे पास NaOH क्या है, ये क्षारक है, यानी तो ये क्या होता है साउल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये दोनों अभिक्रिया करता है, यानी जो क्षारक है ये इससे अभिक्रिया करता है। तो हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे ये लवण आया और यहाँ पे जल निकला NaLO2, यानी सोडियम एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास प्राप्त होता है। तो ये कुछ उदाहरण थे। आइए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं, लाइक करते चलना। ओके फ्रेंड्स। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में कि यदि कोई धातु है और वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि जानते हैं कि अगर धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो या तो धातु ऑक्साइड, जिसे हम कहते हैं धात्विक ऑक्साइड, या हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस निकलता है। लेकिन यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि कब धातु ऑक्साइड होगा, कब हाइड्रोक्साइड होगा, है ना, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं, यदि कोई धातु ज़्यादा क्रियाशील धातु है, अगर वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास जो होगा धातु हाइड्रोक्साइड। ठीक है, धातु क्या होगा, हाइड्रोक्साइड। अगर कोई कम क्रियाशील धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो होगा धातु ऑक्साइड, यानी धात्विक ऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा जो एलिमेंट्स है यानी तत्व है वो ज़्यादा क्रियाशील है और कौन कम क्रियाशील है। तो इसको जानने के लिए आपको सक्रियता श्रेणी पढ़नी पड़ेगी। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपके बुक में दिया है, इसको याद कर लेंगे। और सक्रियता श्रेणी पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके रखा हूँ, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि धातु ऑक्साइड प्लस जल, यानी जो धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है, धातु हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं कि सोडियम ये काफ़ी ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो सोडियम जल के साथ अभिक्रिया करके हमें देता है क्या, NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि धात्विक ऑक्साइड होता है। ठीक है दोस्तों, और साथ में हमें क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल गया। ओके दोस्तों, ये हमारे पास उदाहरण याद रखना। तो ये हमारे पास NaOH क्या है, धातु हाइड्रोक्साइड। ओके फ्रेंड्स, तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए अब इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं कि जैसा कि लिखा गया है कि अलग अलग धातु जल को अलग अलग अवस्था के साथ अभिक्रिया करते हैं। कहने का मतलब समझिए, यानी धातु जो होते हैं ना जल के साथ, कोई गर्म जल में अभिक्रिया करता है तो कोई ठंडा जल में अभिक्रिया करता है, तो कोई धातु अभिक्रिया करता ही नहीं है जल के साथ। ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। जी हाँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई ऐसे धातु बोल दिया जाए और ठंडे, यानी ऐसे पूछा जाए कि ऐसे धातु का नाम बताइए जो ठंडे जल में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बोलोगे, तो वही से मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो जैसा कि देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा गया है कि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम ठंडे पानी के साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी रिएक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेकेंड हमारे पास होता है एल्युमिनियम, ठीक है, लोहा और जिंक। एल्युमिनियम, लोहा, जिंक ये जल वाष्प के साथ अभिक्रिया करते हैं। समझिए, वाष्प जो निकलता है उसके साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, मैग्नीशियम गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद है चौथे नंबर में आप देख सकते हैं Au बोले तो सोना, गोल्ड, Ag चांदी यानी सिल्वर, Cu कॉपर बोले तो तांबा, है ना, Pb यानी लेड, सीसा, है ना, ये सब जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि यह आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आई होप कि दोस्तों ये समझ में आ रही है। दोस्तों अगर पसंद आ रही तो भाई लाइक करते चलना। तो आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में। यहाँ पे आप देख सकते हैं धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, अब हम देख रहे हैं कि धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि अम्ल, जैसा कि जानते मैंने आपको पढ़ा है, एक होता है तनु अम्ल और एक होता है सांद्रण अम्ल, होता है ना दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था। तो कौन से अम्ल के साथ, तो ये करेगा तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो धातु के साथ तनु अम्ल जब अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ये याद रखना। अगर कोई धातु, अगर आपसे पूछे कि कोई धातु है
तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या मिलता है, तो लवण और हाइड्रोजन। हो सके तनु अम्ल के जगह पे ऐसे अम्ल के साथ अभिक्रिया, तो हमेशा याद रखना लवण और हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास धातु के लिए लिया मैंने Fe यानी लोहा, लोहा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl, लोहा को HCl यानी जो अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसके साथ अभिक्रिया किए तो हमारे पास लवण प्राप्त हुआ जो है फेरस क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, यानी लोहे का क्लोराइड या आयरन क्लोराइड कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद निकला हमारे पास साथ में हाइड्रोजन गैस। ओके फ्रेंड्स, सेकेंड उदाहरण हमारे पास देख रहे हैं कि एल्युमिनियम जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमारे पास प्राप्त होता है एल्युमिनियम क्लोराइड जो कि एक लवण है और साथ में हाइड्रोजन गैस। अब सोच रहे होंगे कि ये दो सब क्या है, ये तीन क्या है, ये दो क्या है, ऐसे ऐसे है ना। तो भाई ये मैं आपको बता दूं कि ये सब संतुलित किया गया, इसमें इसको बैलेंस करके रखा गया। ओके दोस्तों, आइए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के। सेकंड में मैंने लिया दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं कि ये जो होता है ना बिल्कुल विस्थापन अभिक्रिया की ही तरह होता है। जैसा कि लिखा गया कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया, यानी धातु है और उसको अन्य यानी किसी दूसरे धातु लवण के साथ अभिक्रिया करके हमें क्या प्राप्त होता है। जैसे कि धातु है और लवण विलयन, तो अगर कोई धातु से लवण विलयन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है दोस्तों, तो लवण विलयन प्लस धातु हमें प्राप्त होता है। जैसे कि देख सकते हैं कि लोहा है, लोहा हमारे पास धातु है, लवण विलयन यानी कॉपर सल्फेट। ठीक है दोस्तों, ये लवण विलयन होता है। ठीक है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करता है तो क्या हमें प्राप्त होता है, लवण विलयन में FeSO4 और कॉपर। तो इसमें क्या किया, जो ज़्यादा क्रियाशील है ना वो कम क्रियाशील को विस्थापित कर दिया है। जैसे लोहा आप देख सकते हैं कि कॉपर को विस्थापित कर दिया, तभी तो आकर के ये FeSO4 यहाँ पे है ना, यानी कॉपर को विस्थापित कर दिया है। तो ये भी हमारे पास लवण विलयन जो कि FeSO4, और ये जो कॉपर बचा ये साइड में अपना आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरह से होता है। ओके दोस्तों, तो धातुओं के रासायनिक गुणधर्म ये सेकेंड आप समझ गए कि धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। आइए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। ओके दोस्तों, तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं की अधातु के साथ अभिक्रिया, यानी धातु और अधातु आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है वो सब हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट में लिए कि तत्वों को अभिक्रियाशीलता, तत्वों को, ये तत्वों में धातु भी आते हैं और अधातु भी आते हैं, तो तत्वों को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण की प्रवृत्ति, यहाँ पे देखिए संयोजकता कोष को पूर्ण की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि संयोजकता कोष क्या है। देखिए दोस्तों, संयोजकता कोष मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले संयोजकता कोष समझने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कोष के जो नाम होते हैं, कक्ष के नाम KLMN, ये सब क्या होते हैं, कक्ष के नाम होते हैं। तो इससे अभी आपको मतलब नहीं है, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा ट्रिक से मैं बता रहा हूँ कि संयोजकता कोष कैसे हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मान लेते हैं सोडियम, सोडियम की परमाणु की संख्या कितना होती है, 11 होती है। ठीक है दोस्तों, इसका निकालना आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका क्या होता है, 2, 8 और 1। ओके दोस्तों, ये आता है, मैंने तो फटाक से निकाल दिया। अगर आपको नहीं आता है निकालने तो इसका ट्रिक है, आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं वो आपको पता चल जाएगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे संयोजी कोष में पूर्ण करना, हमेशा याद रखना कि संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ बाहरी कक्ष में 1 है, तो 1 जो है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा करना है तो इसको चाहिए कितना, 7 और इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो भाई उतना तो ले नहीं सकता है, लेकिन एक जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे देगा। अगर एक ही किसी को दे देगा तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं 8 बचेगा, है ना। ज़्यादा ले नहीं सकता है, ठीक है दोस्तों, मीडियम में ले सकता है, कम लेकिन फटाक से। देखिए अगर कोई कहा कि 1 है इसमें, तो इसमें लेना आसान है या देना आसान है, क्योंकि 7 लेना ज़्यादा कठिन है, ठीक है, और 1 देना बहुत आसान है। तो अगर 1 हम किसी को दे देंगे, किसी अन्य धातु को, तो हमारे पास यहाँ 8 बच जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरह से संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएंगे। और याद रखना, अगर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है यानी किसी को देता है तो ये धन आयन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी Na पर प्लस चार्ज हो जाता है, याद रखना। वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, धैर्य रखिए। ठीक है,
चलिए इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। तो संयोजी कोष का मतलब समझ गए, ओके। आइए हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड में हमारे पास है कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके धन आयन बनाते हैं। जी हाँ, मैंने बताया कि धातु जैसे कि सोडियम है, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग किया था, इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बन जाएगा, प्लस, यानी धन आयन बना देता है। ठीक है दोस्तों, वही बात है कि धातु संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करके क्या बना देता है, धन आयन बना देता है। ठीक है दोस्तों, यानी Na+, ठीक है, प्लस चार्ज। थर्ड में हमारे पास है कि अधातु संयोजकता कोष से, अब यहाँ अधातु की बात हो रही, धातु की नहीं, अधातु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाते हैं, यानी कोई आधार नहीं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण करता है तो क्या बनता है, ऋण आयन बनाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो हम क्या बोलेंगे, क्या बनाए, कौन सा आयन बनाएगा, तो ऋण आयन। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि अगर जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो धातु कहलाएगा या अधातु कहलाएगा, तो भाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करता है, अधातु कहलाता है, मतलब अधातु करता है ना, तो अधातु कहलाएगा ना। ओके दोस्तों, 4 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया कि ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा बनते हैं उन्हें आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक जैसे एक उदाहरण लेते हैं NaCl, ये हमारे होते हैं आयनिक यौगिक। ये बनता है, ये NaCl क्या होता है, साधारण नमक होता है जो हम अपने घरों में खाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका जो निर्माण होता है ना, ये क्या होता है, आदान प्रदान से होता है, किसके, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से होता है। तो अब हम समझेंगे आखिर NaCl यानी नमक का निर्माण हम कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते चलना, ठीक है, दोस्तों को भी शेयर करना और भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़िए यहाँ पे, तो अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों अब हम समझेंगे NaCl का निर्माण, इसका निर्माण करेंगे। जैसा कि जानते हैं ये आयनिक यौगिक है, यानी आयनों के आदान प्रदान से, मतलब इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से इसका निर्माण होता है। तो हम कैसे समझेंगे, यानी NaCl बोले तो साधारण नमक का निर्माण हम करते हैं। जैसा कि जानते हैं Na यानी सोडियम, ये होता है धातु, और Cl यानी क्लोरीन, ये जो क्लोरीन जो होता है ना, ये होता है अधातु। ठीक है, तो हम सबसे पहले सोडियम अलग कर लेते हैं, उसके बाद क्लोरीन अलग कर लेते हैं। आपको सोडियम का और क्लोरीन का, इस सब का आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। दोनों आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा ऐसे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बाय पंकज सर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाय पंकज सर, ऐसे लिखोगे तो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए सोडियम, सोडियम के यहाँ पे लिखना पड़ेगा 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, वो लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के लिए। तो सोडियम का हम निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इसका ट्रिक है 2 8 8 8 और 2 लास्ट में आता है, तो 2 8 यहाँ पे 1 है, आप देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, 2 8 1, तो हमारे 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, उस 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17 ना, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 8 2 10 और 7 17, 7, यानी 12वीं कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन हम सजा देते हैं कट्टों के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से मैं सजा रहा हूँ, 2 2 4 और 2 6 और 1 7। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सोडियम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, ठीक है, तो इसके पास कितना हो जाएगा, यानी 2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 1, यही ना होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, तो संयोजी कोष में यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हो जाता है, ये पूर्ण हो जाएगा इसका मतलब। तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग करता है, ये किसी को देता है, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज होता है। ठीक है, क्या, Na+, यानी धन आयन बन जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप देखते हैं सोडियम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए सोडियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना, तो प्लस चार्ज हो गया। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, इसका मतलब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन इसका घट गया, तो मैंने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घटा करके लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब आती है क्लोरीन की बारी। तो ये जो क्लोरीन है ना, इसका 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लिया, तो यहाँ क्लोरीन देखिए, लेने के बाद यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो माइनस यहाँ से ले लिया, तो यहाँ जुड़ जाएगा ना, तो जोड़ दिए, उसके बाद क्लोरीन क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ऋण आयन, यानी ऋण आयन बनाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है तो ग्रहण करता है तो ऋण आयन बनता है, अगर इलेक्ट्रॉन कोई किसी को देता है तो वो धन आयन बनता है। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन किसी को दिया इसीलिए धन आयन बना, और इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे जुट गया, यानी ग्रहण किया, तो ये
ऋण आयन बना। ठीक है दोस्तों, इस तरह से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ, मतलब बोले तो साधारण नमक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो इसका आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, और आपको कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना, मैं कमेंट का तो रिप्लाई देता ही रहता हूँ। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आगे हमारे पास है आयनिक यौगिक के गुणधर्म। अब हम जानेंगे आयनिक यौगिक के गुणधर्म के बारे में। जैसा कि देख सकते हैं, पहला हमने लिया कि भौतिक प्रकृति, यानी भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिक की कैसी होती है। तो ये होता है ना, यह ठोस, कठोर व भंगुर होता है। अब यहाँ सवाल यह उठता है कि ठोस, कठोर, फिर भंगुर कैसे हो गया। भंगुर का मतलब कि किसी को मतलब ऐसे कहीं से गिर गया तो वो भंगुर हो जाता है, टूट फूट जाता है। तो ये कैसे समझेंगे, तो मैं आपको बता दूं, जैसे कि मार्बल होता है। ठीक है, तो मार्बल क्या होता है, ठोस भी होता है, कठोर भी होता है, लेकिन कहीं भी पटक दो ना तो वो फटाक से फूट जाता है, तो वो भंगुर भी होता है। तो आयनिक यौगिक का जो गुणधर्म होता है वो क्या, भौतिक प्रकृति, यानी ठोस भी होता है, कठोर भी, और वो भंगुर भी होता है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास है गलनांक एवं क्वथनांक। अब इसका मतलब समझिए, गलनांक का मतलब जो गल जाता है, क्वथनांक का मतलब जो उबलने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, तो गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होता है, किसका, तो आयनिक यौगिक का। इसी तरह तीसरा नंबर में आप देख सकते हैं घुलनशीलता, यानी आयनिक यौगिक जो होता है ना, घुलनशीलता भी होता है, लेकिन क्या क्या चीज़ में घुलता है और क्या क्या चीज़ में नहीं घुलता वो हम समझेंगे। तो जल में घुलनशीलता, यानी जल में आयनिक यौगिक जो भी होता है ना वो घुल जाता है, लेकिन पेट्रोल, किरोसिन तेल, इन सभी में नहीं घुलता है। ठीक है, इसी तरह चौथे नंबर में आप देख सकते हैं, लिखा मैंने कि विद्युत की चालकता, मतलब आयनिक यौगिक जो होता है ना वो विद्युत का चालन करता है, यानी विद्युत जो होता है ना एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचा देता है। ठीक है, तो कौन करता है, देखिए आयनिक यौगिक की जलीय विलयन गलित रूप में विद्युत का चालन करती है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। आशा करता हूं ये आयनिक यौगिक के गुणधर्म आप समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आई होप कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब इसी तरह अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं खनिज, अयस्क और गैंग के बारे में। तो जैसा कि जानते हैं कि सबसे पहले हम जानेंगे खनिज। अब खनिज का डिफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। लिखा गया कि पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि पृथ्वी के अंदर, यानी भूपर पट्टी के अंदर, यानी जमीन के सतह में जो तत्व एवं यौगिक, तत्वों में धातु, अधातु सब आते हैं। ठीक है, तो तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर जितने भी धातु, अधातु, यौगिक सब निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से हम बात कर लेते हैं एक्स की। अब एक्स किसे कहते हैं, वे खनिज अब बात कर रहे हैं, देखिए वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में, खनिज क्या है, धातु अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे हम एक्स कहते हैं। यानी अब जब हम मिट्टी के अंदर से निकालते हैं खनिज, ठीक है, और खनिज में ज़्यादातर धातु अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसमें हम क्या, उसे हम क्या कह देते हैं, अयस्क कह देते हैं। ठीक है, और जिसे निकालना लाभकारी होता है। इसी तरह अब हम गैंग की बात करते हैं। तो गैंग क्या होता है कि अशुद्धि होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है कि पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसे अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। आशा करता हूं दोस्तों यह जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे दोस्तों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति, यानी जब हम धातु को प्राप्त करते हैं, हम जमीन के भूपर पट्टी से निकालते हैं, तो उसे कौन कौन सी विधि द्वारा शुद्धिकरण करते वो हम जानेंगे। जैसा कि जानते हैं कि फर्स्ट में अयस्कों का समृद्धिकरण। समृद्धिकरण का मतलब समझिए, जब हम धातु प्राप्त करते हैं यानी अंदर से निकालते हैं, तो खनिज यानी अयस्क के साथ साथ गैंग भी आते हैं। तो गैंग आते हैं, तो गैंग को जो निकालने यानी अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, समृद्धिकरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह सेकेंड में आता है, तो सेकेंड में हमारे पास है धातुओं का निष्कर्षण। इसको समझिए, जब हम पृथ्वी के अंदर से हम निकालते हैं कोई खनिज पदार्थ, तो उसके साथ साथ क्या आता है, अयस्क भी आता है, धातु भी आता है। ठीक है, तो अयस्क में जो धातु होता है, तो उन धातु को अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा में धातुओं का परिष्करण। अब परिष्करण क्या है वो समझ लीजिए। परिष्करण का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। जैसे हम धातु निकालते हैं, तो वो धातु क्या होता है, वो शुद्ध रूप में नहीं होता है,
क्या होता है, वो शुद्ध रूप में नहीं है, यानी पूरा बिल्कुल शुद्ध नहीं होता है। तो उसको शुद्धिकरण करने यानी धातु के शुद्धिकरण करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, धातुओं का परिष्करण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले हम ये पहला लेते हैं कि अयस्कों का समृद्धीकरण हम समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेंड्स जैसे कि देख रहे हैं कि अयस्कों का समृद्धीकरण में तो यहाँ पे देखिए जैसे एक्स प्लस गैंग होता है, तो इन सबको साफ करने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, तो आप साफ करने के लिए यहाँ कुछ तरीके हैं कि पानी से साफ कर सकते हैं, उसके बाद छान करके, फिर हमारे पास रसायनों का उपयोग करके, और थर्ड हमारे पास चुंबक की मदद से इसको क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके दोस्तों, चलिए अब हम इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं धातुओं की प्राप्ति में। जैसे कि यहाँ पे सेकंड लिया मैंने कि धातुओं का निष्कर्षण के बारे में समझते हैं। धातुओं के निष्कर्षण में आपको याद करना होगा सक्रियता श्रेणी, आप यहाँ देख सकते हैं। तो सक्रियता श्रेणी में क्या होता है, अधिक क्रियाशील धातु और मध्यम क्रियाशील धातु और कम क्रियाशील धातु होते हैं। तो इन सब को हम कैसे साफ किया जाता है वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए अधिक क्रियाशील धातु जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब आता है, ETC आगे भी आता है। ठीक है, तो यह जो होता है ना, यानी अगर आपसे कोई पूछे अधिक क्रियाशील धातु किस रूप में होता है, तो स्वतंत्र रूप में, और इसे विद्युत अपघटन द्वारा साफ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मध्यम क्रियाशील धातु जो भी होते हैं जैसे जिंक और लोहा है, ठीक है, तो और भी होते हैं। ठीक है, अगर आप सक्रियता श्रेणी याद कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया। ठीक है, तो मध्यम क्रियाशील धातु को क्या यहाँ पे देखिए सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मध्यम क्रियाशील धातु किसके रूप में होते हैं, तो सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट के रूप में होते हैं, और इसको साफ करने के लिए कार्बन द्वारा किया जाता है, यानी इसको साफ कार्बन द्वारा किया जाता है। इसी तरह हम बात करते हैं कम क्रियाशील धातु। कम क्रियाशील धातु जैसे Au यानी सोना, Ag चांदी, और उसके बाद Hg यानी पारा। ठीक है दोस्तों, तो ये जो होता है ना, ये स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, हमेशा याद रखना। ठीक है दोस्तों, कम क्रियाशील धातु किस रूप में पाई जाती है, तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। ओके, तो आई होप कि यह समझ गए होंगे दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं दो महत्वपूर्ण बिंदु की। पहला हमारे पास है कार्बोनेट एक्स से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, तो निस्तापन कहलाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि निस्तापन किसे कहते हैं, तो कार्बोनेट एक्स से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, निस्तापन कहलाता है। दूसरा बिंदु हमारे पास है सल्फाइड एक्स से धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, तो भर्जन कहलाता है। याद रखना, सल्फाइड एक्स से क्या है, धातु का निष्कर्षण क्या कहलाता है, तो भर्जन कहलाता है। आशा करता हूँ यह बात आपको समझ में आ रही दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम बात करते हैं संक्षारण। संक्षारण मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा है, यहाँ भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर में भी आता है। संक्षारण में देखिए धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्र व वायु के संपर्क में जाने से संक्षारित हो जाता है, यानी उसमें जंग लगने लगता है। ठीक है दोस्तों, अगर वो अम्ल के संपर्क में, आर्द्रता व वायु के संपर्क में, आर्द्रता मतलब जल के संपर्क में, और वायु के संपर्क में जाने से क्या होता है, संक्षारित हो जाता है। इसमें पहला मैंने लिया कि सिल्वर जो होता है हमारा चांदी, वायु की उपस्थिति में काला हो जाता है। वायु की उपस्थिति में क्या हो जाता है दोस्तों, ये काला हो जाता है। दूसरा कॉपर जो है, कॉपर ऑक्साइड से मतलब कॉपर जो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट का परत चढ़ जाता है। थर्ड हमारे पास है कि लोहा आर्द्र वायु यानी हवा और वायु के संपर्क में, लोहा आर्द्र वायु यानी जल और वायु के संपर्क में आने से क्या हो जाता है, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है उस पर। ठीक है दोस्तों, लोहे पर, जिससे वो मतलब गलना स्टार्ट हो जाता है, वो भंगुर होने लगता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि यह समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ेंगे संक्षारण से सुरक्षा। जैसा कि मैंने आपको पीछे संक्षारण बताया, अब हम बताएंगे संक्षारण से सुरक्षा। जैसा कि लिखा गया कि धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए, यानी जंग लगने से बचाने के लिए विभिन्न विधियां अपनाई जाती है, जैसे कि पेंट लगाकर, तेल लगाकर, या ग्रीस लगाकर, या फिर यशद लेपन या क्रोमियम लेपन मिश्र धातु बनाकर। इस सब का अगर हम लगाते हैं, पर चढ़ाते हैं, तो हमारा धातु बच जाता है। इसमें हम समझेंगे पेंट लगाकर, तेल लगाकर तो सिंपल है। यशद लेपन क्या है, उसके बाद क्रोमियम लेपन मैं आपको बता दूं यहीं पे कि हमारा जो घंटी होता है ना,
साइकिल का जो घंटी, ये उदाहरण के लिए मैं सिंपल सा बता देता हूँ, वो जो सफ़ेद सफ़ेद जो होता है घंटी के ऊपर साइकिल का, तो वो सफ़ेद क्यों होता है उतना, क्योंकि उस पर क्रोमियम लेपन लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इस पर परत चढ़ाया जाता है क्रोमियम लेपन का। अगर आपसे पूछे कि घंटी के ऊपर जो सफ़ेद जो परत चढ़ा है किसका चढ़ा है, तो क्रोमियम लेपन का। या फिर साइकिल का जो रिम होता है ना, वो सफ़ेद जो होता है, वो उस पर भी किसका चढ़ा होता है, तो क्रोमियम लेपन का चढ़ा होता है। ठीक है, जो लंबे समय तक संक्षारित होने से उसको बचाता है। इसी तरह हमारे पास है मिश्र धातु बनाकर, यानी मिश्र धातु का भी परत चढ़ा कर के बचाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं यशद लेपन। यशद लेपन किसे कहते हैं, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यशद लेपन कहते हैं। उसी तरह हमारे पास मिश्र धातु, मिश्र धातु के बारे में मैंने डिटेल से पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, यह दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है, यानी समांगी मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक धातु कहिए, या दो या दो से धातु से अधातु का मिश्रण होता है। ठीक है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं। जैसे कि पीतल है, पीतल में क्या होता है, कॉपर और जिंक, ये दोनों से मिलकर के क्या बनता है, पीतल। इन सब का भी परत चढ़ाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जिससे हमारा धातु संक्षारित होने से बच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ यह आप अच्छे से समझ गए होंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो प्रिय छात्रों, आई होप कि आप ये सब सारे के सारे समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि हमें और भी खुश हो, मतलब कि जब लाइक्स व्यू बढ़ते हैं तो मज़ा आता है वीडियो बनाने में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आपसे विदा चाहते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय दोस्तों।